आइए बच्चों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद के सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में आपने जाना कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद यानी कि देश प्रेम की भावनाएं जोर पकड़ने लग गई थी, लेकिन अभी भी एक कमी थी। उन भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक कोई ठोस चेहरा या नेतृत्व करने के लिए कोई शख्सियत नहीं थी। लेकिन 1915 में ये कमी भी दूर हो गई। इस चित्र में क्या आप इनको पहचान सकते हैं? ये महात्मा गांधी हैं। ये पिक्चर अगर आप नीचे देखेंगे साउथ अफ्रीका में ली गई है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में वकालत की पढ़ाई करने गए थे और जब वो वहां पर वकालत की पढ़ाई कर रहे थे तब उनको वहां पर रंग भेद का सामना करना पड़ा था। उसकी एक घटना मैं आपको बताती हूँ। ये जो आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, ये साउथ अफ्रीका का आज का रेलवे स्टेशन है। इसी रेलवे स्टेशन पर एक घटना हुई थी जिसमें महात्मा गांधी को उनके रंग के कारण गोरे लोगों ने अपने ट्रेन के डब्बे से उठाकर नीचे फेंक दिया था। इस घटना ने महात्मा गांधी को अंदर तक हिला दिया था और इस घटना के बाद उन्होंने ठान लिया था कि वो गोरे लोगों का सामना करेंगे और रंग भेद की अंतर को या रंग भेद का जो क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन है उसको वो दूर करके ही रहेंगे। और इसके लिए उन्होंने अपने दो मूल्य अपनाए, एक सत्य और एक अहिंसा। और बच्चों क्या आप जानते हैं, उन्होंने इसमें सफलता भी पाई। आज भी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का बहुत मान है। हालांकि महात्मा गांधी के जैसे ही दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला है। आप ये भी कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के महात्मा गांधी हैं। बट महात्मा गांधी ने जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए किया उसके वो हमेशा ऋणी रहेंगे। तो इसके बाद महात्मा गांधी ने देखा कि जब मैं उनके लिए कर सकता हूँ तो अपने देश के लोगों के लिए तो कर ही सकता हूँ। और इसके लिए वो 1915 में भारत लौट आए। भारत आकर उन्होंने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका को अपना उपनिवेश बनाकर उनके साथ भेदभाव किया और वहां पर लोगों को गुलाम बना डाला, कुछ ठीक वैसा ही नज़ारा उनको भारत में भी नजर आ रहा था। उनको लगता था कि अंग्रेजी सरकार को इस प्रकार की दमनकारी नीति नहीं अपनानी चाहिए, लेकिन वो लोगों से जुड़ना चाहते थे और उसी जुड़ाव के लिए उन्होंने सबसे पहला जो स्थान चुना वो 1916 में चंपारण बिहार से। चंपारण बिहार में आपने इससे पहले 8th क्लास में नील किसानों का विद्रोह वाला चैप्टर जरूर पढ़ा होगा। उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार अंग्रेजी सरकार गरीब किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करती थी, जिससे उनके खेत बंजर हो जाते थे और वो अपनी जीविका निर्वाह के लिए भी कृषि नहीं कर पाते थे। इस दयनीय स्थिति से निकालने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण का रुख किया और वहां पर आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने लोगों को जोड़ना शुरू किया। ये उनका पहला मूव था 1916 में। ऐसे ही उन्होंने 3 सत्याग्रह किए बैक टू बैक। ये पहला सत्याग्रह है और इसमें महात्मा गांधी का जो क्या कहते हैं जो उन्होंने मूल्य अपनाए वो थे सत्य और अहिंसा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। सत्य तो आप जानते ही हैं, सत्य के लिए लड़ाई, यानी कि सत्य ये था कि भारत के मूल निवासी हम हैं और यहाँ पर हमारा ही राज होना चाहिए, ये सत्य था। और अहिंसा का अर्थ है कि हम अपना राज लेंगे, हम अंग्रेजों को यहाँ से उनको मजबूर कर देंगे सोचने के लिए, लेकिन उसमें हिंसा नहीं होगी, उसमें तोड़ फोड़ मार पिटाई ये सब नहीं होगा, हम अहिंसा के साथ इस चीज को करेंगे। तो ये 2 उनके मूल्य थे। इसके बाद अगला जो सत्याग्रह था वो खेड़ा में था। खेड़ा गुजरात में है। अभी मैं आपको ये सारे स्थान मैप में भी दिखाऊंगी। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, नीचे भी लिखा है खेड़ा सत्याग्रह। इस मूवमेंट को पहले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल
जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, जिनकी आप देखते हैं अभी भारत में सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है गुजरात में। उन्होंने अपनी युवा अवस्था में खेड़ा गुजरात में किसानों को जोड़ना शुरू किया था। वो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उनका ये मानना था कि अकाल और भुखमरी के समय पर भी किस प्रकार अंग्रेज किसानों पर जुल्म करते हैं और उन पर अननेसेसरी टैक्स लगाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने टैक्स माफ़ करने के लिए आंदोलन शुरू किया था। वो महात्मा गांधी की विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी से आग्रह किया कि वो इस मूवमेंट से जुड़े, इस आंदोलन से जुड़े, और महात्मा गांधी ने उनके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और ये आंदोलन भी बहुत सफल रहा। इसके बाद तीसरा सत्याग्रह ये है अहमदाबाद में सूती मिल वस्त्रों के लिए। सूती मिल अंग्रेजों द्वारा लगाई गई थी और वहां पर भारतीय श्रमिक काम करते थे। उन श्रमिकों की कार्य करने की स्थिति बहुत दयनीय थी। उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था। उनके कार्य करने का स्थान भी बहुत अच्छा नहीं होता था। बीमार हो जाते थे। दुर्घटना होने पर उनको कोई मुआवजा भी नहीं मिलता था। उनको पगार भी बहुत अच्छी नहीं मिलती थी। तो महात्मा गांधी ने अगला मूवमेंट उनके लिए किया, जो कि अहमदाबाद में था। यह भी गुजरात में था। ये 1918 में हुआ था, 1918 में। और इससे पहले मैं ईयर बताना भूल गई थी, ये 1917 में हुआ था। नील किसानों का मैं बता चुकी हूँ 1916 में। यानी कि 1916, 1917 और फिर 1918 में बैक टू बैक ये 3 सत्याग्रह जो थे, इसके होने से अंग्रेजी सरकार पूरी तरह से हिल गई थी। उनको लगने लगा था कि ये जो नया नेतृत्व भारत को मिला है, कहीं ये उसकी सरकार की जड़ों को हिला ना दे। और उसके लिए उन्होंने एक फैसला किया काला कानून लाने का। और वो काला कानून था रॉलेट एक्ट। इस कानून के बारे में अभी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले न्यूज़पेपर की क्लिप देखिए। इस न्यूज़पेपर में भी ये देखिए, ब्लैक बिल, काला कानून कहा गया है। काला कानून क्यों कहा गया है मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। इससे पहले मानचित्र रह गया था, आप ये देखिए। इस चैप्टर से हालांकि मानचित्र के 9 आइटम्स पूछे जाएंगे, लेकिन जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें आप सिर्फ इन 3 आइटम्स के ऊपर फोकस कीजिए। अभी जो मैंने आपको बताया 1916, 1917 और ये 1918, आप देख सकते हैं। चंपारण बिहार इंडिगो मूवमेंट, यानी कि नील किसानों का विद्रोह, खेड़ा गुजरात और अहमदाबाद कॉटन मिल्स के लिए, सूती मिल के कर्मचारियों के लिए। ये तीनों ही सत्याग्रह आपको मैप में दिखाने हैं, तो आप इनकी लोकेशन को ध्यान से देख लीजिए। ये बिहार में है, ये गुजरात में है कच्छ की खाड़ी की तरफ, और इससे थोड़ा सा ऊपर अहमदाबाद है। तो अगर आपसे मैप में ये पूछा जाए तो आपको ये लोकेट करने होंगे। तो चलिए, मैप हो गया है हमारा। रॉलेट एक्ट बीच में रह गया था, मैं उसको आगे बढ़ाती हूँ। आप जिस प्रकार उस समय की न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं, इसमें आप ये वर्ड देखिए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बेटा आप इसको ठीक वैसे ही समझ सकते हैं जैसे हम आज की संसद, चूंकि उस समय हमारी भारतीय सरकार तो थी नहीं। जिस प्रकार हमारी संसद अब कानून बनाती है, उस समय ब्रिटेन की जो सरकार थी वो कानून बनाती थी, और उनकी संसद को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। भारत में जो भी बिल पास होते थे या जो भी कानून बनते थे, वो इसी द्वारा बनाए जाते थे। इसको हम संसद तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ये ब्रिटेन की ठीक वैसी ही संस्था थी जैसे भारत में संसद है। इस कानून के अनुसार किसी भी राजनीतिक बंदी को, राजनीतिक बंदी होता है जो राजनीति करता है, लोगों को सरकार के खिलाफ या सरकार के बारे में जागरूक करता है, उनको 2 वर्ष के लिए आप बंदी बना सकते थे। और इस 2 वर्ष के दौरान आप सरकार को कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते थे। यानी कि न्याय पाने के लिए आप कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते थे। आपको बिना किसी अ, 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 सवाल और जवाब के जेल में
बंद किया जा सकता था, ये था रॉलेट एक्ट। ये पास हुआ था, जैसे कि आप देख रहे हैं 1919 में नीचे। तो 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। जब ये काला कानून आया तो महात्मा गांधी बहुत रुष्ट हो गए। जनता में तो रोष था ही, उनको लगा ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। हमने 3 सत्याग्रह क्या किए, सरकार को इतनी घबराहट हो गई है कि वो इस प्रकार के काले कानून लाने लग गई है। तो महात्मा गांधी ने फैसला किया कि अब तो पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन होगा, और उसकी शुरुआत उन्होंने पंजाब से की। या यूं कहिए, पंजाब राज्य जो था उस समय वो सबसे अधिक मुखर था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। यानी कि पंजाब में सबसे ज्यादा बगावत या सरकार के, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाजें उठती थी। और इसी के चलते ही पंजाब में सत्यप्रकाश किचलू एक नेता थे, जिन्होंने वहां पर बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला, अमृतसर में है ये, जलियांवाला एक बाग है, वहां पर बैसाखी के दिन, बैसाखी आप जानते हैं पंजाब के किसानों का बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, जब वो अपनी फसल की कटाई करने की तैयारी करते हैं, और ये उनके लिए त्योहार से कम नहीं है। तो इस त्योहार को मनाने के लिए लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। तो पंजाब के जो लीडर थे डॉक्टर सत्यप्रकाश किचलू, उन्होंने लोगों को संबोधित करना शुरू किया। लेकिन अंग्रेजी सरकार के एक पुलिस ऑफिसर जनरल डायर ने इस बाग में आकर लोगों की हत्या की। ये देखिए, ये उस समय का ही चित्र आप देख रहे हैं, लोग किस प्रकार इकट्ठे थे। इस बाग को अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं तो ये कुछ ऐसे था। यहाँ पर लोग इकट्ठा थे, और ये बहुत नैरो एंट्रेंस थी जहां से अंदर जा सकते थे। जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को इस पोजीशन पे खड़ा किया और उन निहत्थे लोगों को मार डाला। 12 राउंड फायर गोलियां चली थी, और इसमें कम से कम 10,000 लोग मारे गए थे। अभी मैं आपको वहां के निशान भी दिखाती हूँ। ये देखिए, उस बाग में कुआं भी था, जिसमें लोग कूद गए थे उस समय अपनी जान बचाने के लिए। आप ये आजकल का चित्र है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग वहां पर घूमने गए हैं और देख रहे हैं जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, देखिए सरकार ने अब उसको अपने उसमें ले लिया है संरक्षण में। और ये जो आप डिब्बे देख रहे हैं, ये गोलियों के निशान है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। जब अंधाधुंध गोलियां फायर की गई थी तो कुछ गोलियां दीवारों पर भी लगी थी, तो उनके निशान आज भी वहां मौजूद हैं। हालांकि इस बात को 101 साल हो चुका है, क्योंकि ये 1919 में हुई थी और अब 2020 है, तो इस बात को 101 वर्ष हो चुके हैं। किंतु अगर आप आज भी वहां जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं इस बाग को प्रत्यक्ष रूप से देख चुकी हूँ। कभी आपको भी मौका मिलेगा तो आप ज़रूर जाइएगा देखने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है, उसके बाद तो ये कहिए कि सिर से पानी गुजर चुका था। अब महात्मा गांधी ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया था, और इसके लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब है कि अब वो सरकार के साथ कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। अभी तक महात्मा गांधी सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार थे, किंतु वो भारतीयों के लिए हक की भी मांग कर रहे थे। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि अब बहुत हो चुका है, एनफ इज एनफ। अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अब सरकार के साथ सहयोग नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ फिर हाजिर होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। गुड बाय।